आदिवासियत आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान है जिसे मनुवादी जातीयता की चादर उठाकर मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फूले, शाहूजी महाराज, सियाजीराव गायकवाड़ जैसे युग पुरुषों ने जाति को ब्राह्मणों द्वारा गढ़ी एक काल्पनिक मानवता विरोधी दमनकारी व्यवस्था माना है जो मूल निवासियों को हमेशा गुलामी में रखने के लिए बनाई गई है। अंबेडकर ने 9 मई 1916 में कास्ट्स इन इंडिया पुस्तक में कहा है कि जाति एक ऐसा वायरस है जिसे भारतीय लोग विदेशों में भी ले जाते हैं। जाति एक ग्लोबल समस्या बनकर भारतीयों को प्रभावित कर रही है। नीची जातियों के लोग सदियों से जबरदस्त सामाजिक अन्याय के शिकार हुए हैं। विदेश शिक्षित अंबेडकर को जाति के नाम पर बड़ौदा के होटल से निकाल दिया था। उन्होंने 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक में जाति को जड़मूल से समाप्त करने का आह्वान किया। 25 दिसंबर 1927 में जाति और ऊंच नीच की जननी मनुस्मृति को जलाया जिसमें गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ब्राह्मण ने भी साथ दिया था। इससे साबित होता है कि मनुस्मृति सामाजिक एकता विरोधी है। अंबेडकर जाति खात्मे के बिना लोकतांत्रिक समाज की कल्पना भी नहीं करते थे। विश्व में हिंदू धर्म ही केवल ऐसा धर्म है जो जाति से जुड़ा है और जाति जन्म से जुड़ी है। जाति लोकतंत्र की धुर विरोधी है। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुओं को यह एहसास कराना चाहता हूं कि वे बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के लिए खतरा है। हिंदुओं ने जाति जहर को सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों में भी फैला दिया है। जाति एक घिनौनी सामाजिक बुराई है जिसको जितनी जल्दी समाप्त करें उतना ही देश की एकता, समृद्धि और सामाजिक सौहार्द के हित में होगा। अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से कड़ा तार्किक संघर्ष करके 1932 में कम्युनल अवार्ड के रूप में जो अधिकार अछूतों को सवर्ण ऊंची जातियों से मुक्ति के लिए हासिल किए थे, गांधी ने इनके विरोध में आमरण भूख हड़ताल करके छीन लिए। कम्युनल अवार्ड में अंग्रेजी सरकार ने अछूतों को पृथक निर्वाचन अधिकार के साथ शासन प्रशासन में भी कई अधिकार दिए थे। इस व्यवस्था में दलित निर्वाचित होने के लिए सवर्णों पर निर्भर होने के बजाय सवर्ण इन पर निर्भर रहते जिसकी वजह से सवर्णों ने इसका विरोध किया था। नई पीढ़ी के बहुजनों को उस तनावपूर्ण घटनाचक्र को याद करना होगा जहां एक तरफ दलित मुक्ति का महान योद्धा, युग पुरुष, दूरदृष्टा अकेला अंबेडकर चट्टान की तरह खड़ा था और दूसरी तरफ दलित मुक्ति विरोधी आरएसएस, हिंदू महासभा जैसे कट्टर ब्राह्मणवादी संगठन, उनका प्रेस मीडिया और गांधी का अनशन अंबेडकर पर दबाव बनाने में जुटे थे। ब्राह्मणवादियों ने देश भर में अछूतों का कत्लेआम करने की भी धमकी दी। जब अंबेडकर नहीं झुके तो आखिर में स्वर्ण गांधी ने अंबेडकर से अपनी जान की भीख मांगी। तब उन्होंने मजबूर होकर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली की जगह संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की गई जिसमें दलितों को सामाजिक और राजनैतिक गुलामी से मुक्ति नहीं मिली। इस छलावे से बाबा साहब बहुत दुखी हुए। इसकी घिनौनी झलक धनंजय कीर की पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर अध्याय 10 में देख सकते हैं। छुआछूत, अपमान और अत्याचारों से तंग आकर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में विषमतावादी हिंदू धर्म छोड़कर प्रज्ञा, करुणा, समता, बंधुत्व, न्याय आधारित बौद्ध धर्म अपनाया। आज बौद्ध धर्म अपने मानवतावादी गुणों के कारण श्रीलंका, जापान, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों सहित विश्व भर में फैला हुआ है। अंबेडकर के बुद्धिस्ट बनने के बाद भारत में भी बौद्ध धर्म का तेजी से पुनरुत्थान हो रहा है और सारा देश फिर से बौद्धमय होने की आशा है। 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु की गढ़रिया जाति में जन्मे रामास्वामी पेरियार को नीची जाति का मानकर वाराणसी के ब्राह्मणों ने भोज पंडाल से बाहर निकालकर अपमानित किया। वाराणसी घटना के बाद पेरियार महान क्रांतिकारी समाज सुधारक बने। उन्होंने जाति को ब्राह्मणवाद का पर्याय बताया, तर्क के आधार पर जाति और धार्मिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया, मनुस्मृति को जलाया और सच्ची रामायण लिखी। पेरियार ने ब्राह्मणवादी रूढ़ियों का घोर विरोध किया और ब्राह्मण बिना विवाह करवाए। वे कहते थे, जाति गुलामी की व्यवस्था है। जब तक भारतीय समाज में जातियों का पदक्रम बना रहेगा तब तक इस पदक्रम की हर सीढ़ी पर खड़ी जाति अपने से नीचे सीढ़ी की जाति का दमन करने का प्रयास करेगी। पेरियार ने अछूतों को आरक्षण, जाति प्रथा उन्मूलन, मंदिर प्रवेश, सत्ता और संपत्ति में भागीदारी, सामाजिक समानता, स्त्री शिक्षा और उनके पुनर्विवाह पर बल दिया और जाति सूचक सरनेम का विरोध करते हुए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। पेरियार के प्रयासों से 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने गैर ब्राह्मणों को 44%, ब्राह्मणों को 16%, मुसलमानों को 16%, एंग्लो इंडियंस को 16% और अछूतों को 8% आरक्षण दिया गया।
आजादी बाद तमिलनाडु में जनसंख्या आधार पर ओबीसी को 50%, एससी को 18%, एसटी को 1% आरक्षण का प्रावधान है। पेरियार ने अनेकों पुस्तकें लिखी तथा कुदी अरासु नामक पत्रिका चलाई। वे जातिवादी ब्राह्मण राज को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय के लिए गंभीर खतरा मानते थे। 1944 में उन्होंने गैर ब्राह्मणवादी द्रविड़ कजगम पार्टी बनाई, जो बाद में द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके तमिलनाडु में एक प्रमुख राजनैतिक दल के रूप में उभरी है। 11 अप्रैल 1827 को माली जाति में जन्मे ज्योतिराव फूले को ब्राह्मणों ने बारात से बाहर निकालकर अपमानित किया। इसके बाद वे 19वीं सदी के महान क्रांतिकारी समाज सुधारक, लेखक, शिक्षाविद और दूरदर्शी विद्वान बने। अंबेडकर ने फुले को अपना गुरु माना था। गांधी उनको सच्चा महात्मा कहते थे। फुले ने जाति को ब्राह्मण गुलामी का जाल माना है। उन्होंने ब्राह्मण की ब्रह्मा के मुख, क्षत्रिय की भुजा, वैश्य की उदर और शूद्र की पैर से पैदाइश को अप्राकृतिक बताया। दलितों, शूद्रों, किसानों और महिलाओं की अपमानजनक जिंदगी में सुधार हेतु जीवन भर संघर्ष किया। साहित्य, शिक्षा द्वारा ब्राह्मणों की चिरकालीन कर्मकांडी मक्कारी का पर्दाफाश किया। फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में बताया है कि वेद, पुराण, मनुस्मृति जैसे ग्रंथ किसी भगवान ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने ही अपनी महिमा मंडन में लिखे हैं। फुले ने महिला एवं दलित शिक्षा, जाति आधारित ऊंच नीच तथा छुआछूत समाप्ति, दलित उत्थान, सभी वर्गों की शासन में हिस्सेदारी तथा किसान हित के लिए ऐतिहासिक काम किए। 1848 में महिलाओं के लिए पुणे में पहला स्कूल खोला। इसमें उस्मान शेख और फातिमा ने मदद की। इनकी पत्नी सावित्रीबाई पहली शिक्षिका बनी। 1857 में दलितों के लिए स्कूल खोला। ब्राह्मण पुरोहित बिना विवाह करवाए। इन क्रांतिकारी काम में उनको रूढ़िवादी ब्राह्मणों से अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्राह्मणों द्वारा उनकी हत्या करने की भी कोशिश की गई। महात्मा फुले ने समाज सुधार हेतु 1873 में सत्य शोधक संस्था की स्थापना की। दलित शोषित मसीहा महात्मा ज्योतिबा फुले ने 28 नवंबर 1890 में अंतिम सांस ली। फुले प्रयासों से ब्राह्मणी कर्मकांड विरोधी आंदोलन तेजी से फैल गया। ब्राह्मणों को चिंता हो गई कि अगर लोग ये समझ गए कि उनके दुख दर्दों के लिए ब्राह्मण ही जिम्मेदार हैं तो उनको छोड़ेंगे नहीं और अंग्रेजों से आजादी बाद जरूर बदला लेंगे। अतः सुधारवादी आंदोलन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए पुणे के ब्राह्मणों ने यह तय किया कि सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। इसका पहला प्रयोग पुणे में 1893 में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा भड़का कर किया गया, जिसकी सफलता के बाद षड्यंत्रकारी ब्राह्मणवादियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक दंगे चुनावी रणनीति का हिस्सा बन गए हैं, जिससे मुसलमानों पर अत्याचार बढ़े हैं। 26 जून 1874 में कुर्मी जाति में जन्मे शाहूजी महाराज को शूद्र मानकर ब्राह्मणों ने उनका राजतिलक अनुष्ठान करने से मना करके अपमानित किया। इसके बाद उन्होंने 1894 से 1922 के शासनकाल में कोल्हापुर रियासत में क्रांतिकारी सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने 26 जुलाई 1902 में 50% नौकरियां दलित, पिछड़ी जातियों को आरक्षित की तथा इनके कल्याण के लिए निःशुल्क शिक्षा के साथ विद्यालय और छात्रावास खोले। जातीय व्यवस्था को तोड़ने के लिए ब्राह्मण बिना राजतिलक, विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह करवाए और बाल विवाह रुकवाए। उन्होंने छुआछूत मिटाने और अंबेडकर को आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान किया था। वे सामाजिक न्याय जनक और सच्चे प्रजातंत्रवादी थे। गुजरात में बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ ने 1875 से 1939 के शासनकाल में जाति प्रथा उन्मूलन तथा अछूतों की हालत सुधारने में बहुत बड़ा योगदान किया था। उन्होंने अपने राज्य में अछूतों और पिछड़ी जातियों के लोगों को प्रशासन में स्थान दिया तथा सवर्णाएं को जाति, धर्म भुलाकर एक साथ मिलकर रहने का आदेश दिया था। उन्होंने अंबेडकर को 4 जून 1913 में अमेरिका पने भेजा तथा उन्हें बड़ौदा राज्य विधान परिषद सदस्य बनाया। जाति उन्मूलन में कोल्हापुर, बड़ौदा महाराजाओं एवं अन्य महामानवों का योगदान याद रहेगा। भारतीय विद्वानों के अलावा J.A. बैनेस, M.A. शेरिंग, हर्बर्ट रिजले व W.R. कॉर्निश, निकोलस डकस, इसाबेल विल्किंसन जैसे पश्चिमी विद्वानों ने भी माना है कि भारत में जाति नस्ल भेद से उपजी एक सामाजिक बीमारी है जिसके लिए ब्राह्मण ही जिम्मेदार हैं। बैनेस को अंग्रेजों द्वारा भारत के कोलोनाइजेशन की गुलामी में और बाहर से आए आर्यों की गुलामी में ऐतिहासिक समानता दिखाई दी। अंग्रेजों ने आर्य वंशज ब्राह्मणों के सहयोग से भारत को गुलाम बनाए रखा। शेरिंग ने अपनी पुस्तक हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट्स में लिखा है कि जाति प्रणाली निश्चित रूप से ब्राह्मणों की साजिश का नतीजा है।
रिजले ने जाति को भारतीय समाज में बिखराव पैदा करने के लिए एकमात्र जिम्मेदार बताया है। उन्होंने माना कि जाति प्रथा ने भारतीय समाज को खंडित करके ब्राह्मण वर्चस्व स्थापित किया है। कोर्निश ने जाति श्रेणीबद्धता और ब्राह्मणों के शीर्ष स्थान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ये ब्राह्मणों का दायित्व है कि वे स्पष्ट करें कि यह कैसे हुआ कि श्वेत वर्ण वाले आर्य और बहुसंख्यक अनार्य जातियों की शारीरिक एवं मानसिक संरचना और रंग रूप में कोई अंतर नहीं है। वर्ण से उपजी जाति व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर मनुस्मृति रचयिता मनु को आज धरती पर लाकर उन्हें ब्राह्मण, खासकर दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, दिखाए जाएं तो उनके लिए काला ब्राह्मण उतना ही अजनबी होगा जितना हमारे लिए काला अंग्रेज। डिकस ने अपनी पुस्तक कास्ट्स ऑफ माइंड में जाति को ब्राह्मण श्रेष्ठता कायम रखने के लिए उनके दिमाग से उपजी एक काल्पनिक सामाजिक व्यवस्था माना है। इसाबेल ने अपनी पुस्तक कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिस्कंटेंट्स में बताया है कि अमेरिकी समाज की रंगभेदी, नस्लवादी हिंसा और घृणा को भारत की जाति के आधार पर समझना चाहिए। यह नस्ल और जाति के विमर्श में एकदम क्रांतिकारी नजरिया है। इसाबेल बताती हैं कि जाति समाज को बांटने वाली एक झूठी व्यवस्था है जो मंगंत 8 स्तंभों पर टिकी नजर आती है। 1. दैर्वी उत्पत्ति 2. आनुवांशिकता 3. समूह विशेष में विवाह 4. शुद्धता और अशुद्धता 5. व्यावसायिक पदानुक्रम 6. अमानवीकरण और कलंक 7. आतंक से लागू और क्रूरता से नियंत्रण 8. अंतर्निहित श्रेष्ठता और हीनता की भावना। इसाबेल ने अपनी किताब में अंबेडकर के उस वक्तव्य को बारीकी से समझा है जिसे उन्होंने करीब 100 साल पहले शिकागो में कहा था कि जाति असल में नस्ल से भी ज्यादा भयानक चीज है। यह नस्ल की तुलना में कहीं गहराई से और कहीं अधिक संगठित ढंग से काम करती है। न केवल शोषक बल्कि शोषित भी इसमें दूसरों के शोषण का आनंद लेता रहता है। इसीलिए इसका नाश करना इतना कठिन है। हालांकि 19वीं और 20वीं सदी में कई ब्रिटिश और अमेरिकन मानवशास्त्रियों ने भारत की जाति और अमेरिका की नस्ल की तुलना की है, लेकिन इसाबेल इसे जिस स्तर पर ले गई हैं वो पहली बार हुआ है। 25 मई 2020 में एक अश्वेत अमेरिकन, जॉर्ज फ्लॉयड की श्वेत अमेरिकन पुलिस द्वारा गला दबाकर हत्या करने की घटना के बाद प्रकाशित ये किताब रातों रात बेस्ट सेलर बन गई। ऐसे अमेरिकन या यूरोपियन लोग जो जाति के बारे में नहीं जानते हैं, वे इस किताब को पढ़कर भारत की वर्तमान राजनीति और समाज की वास्तविकता को आसानी से समझ जाएंगे। यह महत्वपूर्ण किताब उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी। अंत में ये कह सकते हैं कि आदिवासियों को मनुवादियों के जाति जाल से सावधान रहना है।